हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा। आज आपको मुग़लों के बाद की जो भारत की स्थिति थी बताया था। कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में भारत टूटा था और बताया था कि मुग़लों के बाद यानी मुग़लों ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और जब 1707 में औरंगज़ेब की मौत होती है तो औरंगज़ेब की मौत के बाद कई सारी भारतीय शक्तियों ने अपने आप को बढ़ाना शुरू किया। यानी मुग़ल एक बहुत बड़े साम्राज्य थे। उसके बाद फिर छोटे छोटे टुकड़े बंटने लगे और इन सभी भारत की शक्तियों ने मुग़लों के स्थान को भरने की कोशिश की। यानी मुग़लों का जो पेड़ उखड़ा तो एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ। उस गड्ढे को भरने की कोशिश भारतीय शक्तियों द्वारा की गई, लेकिन कोई भी एक भारतीय शक्ति उस मुग़लों को रिप्लेस नहीं कर पाया, क्योंकि ये सब रीजनल पावर्स ही बन के रह गई, क्षेत्रीय शक्तियाँ बन के रह गई। इसमें सबसे ज़्यादा कोशिश की थी मराठों ने, और मराठों ने सबसे बड़े हिस्से पर कंट्रोल किया। लेकिन मराठों की जो पॉलिसी थी, जो चौसर देशमुखी वसूलते थे, मनमाना ढंग से सभी भारतीय शक्तियों को लूटते थे, हिंदुओं मुसलमानों, तो इसकी वजह से भारतीय शक्तियाँ उनसे नाराज़ हो चुकी थी। और 1761 के पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये सब पिछले वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं, उसने मराठों की प्रतिष्ठा को धक्का लगा दिया और मराठे के केंद्रीय राजनीति से फिर दूर हो गए। पंजाब रियासत अच्छी स्थिति में थी महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में, लेकिन पंजाब ने भी रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों से सीधी टक्कर लेने के बजाय वो बुरे वक्त को टालते रहे थे, इसलिए वो भी बड़ी शक्ति नहीं बन पाया। मैसूर जो साउथ की एक बड़ी ताकत उभर रही थी, इसको अंग्रेज़ों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। बताया था आपको पिछले वीडियो में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे, मैसूर को हराया गया। निज़ाम मैसूर और मराठों के बीच में एक शक्ति थे निज़ाम की, तो निज़ाम लगातार उलझे रहे मराठा, मैसूर और अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज भी अब धीरे धीरे आ रहे थे। और उधर अवध और बंगाल भी मुग़लों से अलग हो चुके थे, यानी सब अलग अलग हो चुके थे। यानी एक जो व्यवस्था थी वो टूट चुकी थी, लेकिन फिर से एक नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इनमें आपस में भी क्लैश होता था। मराठों की लड़ाई निज़ाम से होती थी, निज़ाम की लड़ाई मैसूर से होती थी, मैसूर की लड़ाई निज़ाम से होती थी, मैसूर की लड़ाई मराठों से होती थी, मराठे बंगाल पर हमला करते थे, मराठे अवध पर हमला करते थे, तो सबकी आपस में झगड़ा होता था। तो इस वजह से कोई एक भारतीय शक्ति इन सारी चीज़ों को एक साथ संभाल नहीं पाई। तो पिछले वीडियोज़ में आपको मैसूर, मराठा, पंजाब वगैरह के बारे में बता चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे अवध की। अवध जो रियासत थी, अवध जो राज्य था, रियासत क्या, एक राज्य कह लीजिए। अवध जब आपको बताया कि जब औरंगज़ेब की मौत के बाद जब उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाह जब बनने शुरू हुए, तो जब मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह बना था, तो उसके समय तक अवध जो था वो अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्राप्त कर चुका था। और इस अवध का जो अलग संस्थापक था, जो फाउंडर था, वो माना जाता है सआदत खां। सआदत खां 1722 से 1739 तक, इसी को माना जाता है कि यही फाउंडर था, यही संस्थापक था अलग से अवध की। और अवध की स्थिति क्योंकि बंगाल और दिल्ली के बीच वाले थे, तो इसलिए, और इधर मराठों की भी सीमा इनसे लग रही थी, तो अवध को अंग्रेज बंगाल पर कब्जे के बाद एक बफर स्टेट के रूप में देख रहे थे। यानी अवध पर कंट्रोल बना के रखना था, अवध को सीधे कब्जा नहीं करना था। तो अवध को अंग्रेजों ने एक बफर स्टेट की तरीके से रखा हुआ था, लेकिन बाद में अंग्रेज बहुत लंबे समय तक इसको अलग नहीं देख पाए और इस पर कब्जा कर लिया। अब कैसे क्या हुआ, इस पर आज चर्चा करते हैं। तो बताया कि सआदत खां ने अलग अवध की नींव डाली, और इसने जो अवध की राजधानी रखी थी वो फैज़ाबाद, यानी अवध की राजधानी पहले क्या रखी गई थी, फैज़ाबाद। और एक देखने की बात और थी कि ये जो अवध के नवाब जो था सआदत खां, ये शिया थे। अवध वाले जो थे वो निशापुर के शिया थे सारे। ज़्यादातर आपको बताया कि हालांकि भारत में जो उत्तर भारत में शासन रहा वो सुन्नियों का था, सुन्नी मुसलमान ज़्यादातर थे, मुग़ल भी सुन्नी थे, लेकिन जो अवध वाले नवाब लोग थे ये शिया थे। और शिया में जैसे दिल्ली सल्तनत में सईद डायनेस्टी जो हम लोग देखते हैं, तो वो सैयदों का ही एक वंशज था। इसको 1722 में 1722 में इसको सूबेदार बनाया गया था अवध का। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको बनाया था और इसको टाइटल दी गई थी बुरहानुल मुल्क की। ठीक, अब ये जो बुरहानुल मुल्क था वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय अवध का सूबेदार बना, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी ताकत बढ़ा ली और बस नाम मात्र का वो मुग़लों के अधीन था। मतलब कि था वो मुग़ल बादशाह के अंडर में, लेकिन कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं देता था, अपने हिसाब से उसने अवध की व्यवस्था अलग से रखी थी। लिबरल शासक था, हिंदू मुसलमानों में ज़्यादा भेदभाव नहीं करता था। लेकिन जब 1739 में 1739 में जब दिल्ली पर नादिर शाह का हमला हुआ था, आपको बताया था नादिर शाह ने अटैक किया, तो जब 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और करनाल की लड़ाई हुई, तो मुग़ल बादशाह ने निज़ाम को और अवध के नवाब सआदत खां दोनों को मदद के लिए बुलाया था। तो सआदत खां जो था वो करनाल की लड़ाई जो हुई थी
नादिर शाह के खिलाफ। तो करनाल की लड़ाई में बहुत ज़ोरदार उसने लड़ाई लड़ी और बहुत वीरतापूर्वक शहादत खान ने युद्ध लड़ा था, लेकिन हार गया था करनाल के युद्ध और इसको कैद कर लिया गया। बाद में ये क्योंकि खुद मीर बख्शी बनना चाहता था, निज़ाम जिस पद पर था, तो जब वहाँ से ये लौटना शुरू किया, ये नादिर शाह करनाल की लड़ाई के बाद वो लौट रहा था, लेकिन शहादत खान ने यहाँ पर उसको लालच दिया कि तुम हमको मीर बख्शी बना दो और दिल्ली चलो तुमको यहाँ 20 करोड़ रुपया मिलेगा। तो उसने 20 करोड़ को ऑफर देके नादिर शाह को वो दिल्ली लेके चला है, क्योंकि वो खुद निज़ाम की जगह लेना चाहता था शहादत का। अब लालच देके वो नादिर शाह को दिल्ली तो लेके चला आया, लेकिन दिल्ली का खजाना खाली था, 20 करोड़ रुपया नादिर शाह को नहीं मिला। जब नादिर शाह को 20 करोड़ रुपया नहीं मिला तो नादिर शाह ने फिर इसको भिजवाया संदेशा कि भाई हमको 20 करोड़ रुपया दो, अब तुम्हें से वसूलेंगे। बोले तो 20 करोड़ हमको मिलेगा। तो जब ये देखा कि और कोई रास्ता नहीं बचा, तो फिर शहादत खान ने नादिर शाह के डर के मारे कि अब उसको 20 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, उस डर के मारे शहादत खान ने सुसाइड कर लिया, जहर खा के आत्महत्या कर ली। 1739 में दिल्ली में इसने सुसाइड कर ली। जब इसने आत्महत्या की तो इसका कोई बेटा नहीं था, इसकी एक बेटी थी। उसी बेटी का जो हस्बैंड था सफदर जंग इसका, अब इसके बाद फिर अगला नवाब बनता है। यानी सफदर जंग इसका बेटा नहीं था, सफदर जंग ये इसका बेटा नहीं था, वो केवल क्या था, इसका दामाद था। और हालांकि इसका भतीजा भी था और दामाद भी था। इसका जो टाइम पीरियड है 1739 टू 1754। सफदर जंग भी बहुत काबिल था, योग्य था, और इसको 1748 में मुग़ल बादशाह ने वजीर की घोषणा कर दी कि इसको, यानी अब इसको सफदर जंग को क्या बना दिया गया, मुग़ल बादशाह का वजीर बना दिया गया। इसके बाद यानी जब इसको वजीर बनाया गया तो इसके बाद जितने भी अवध के नवाब के सक्सेसर थे उन सबों को नवाब वजीर कहा जाता था, ठीक है। और इसी ने इलाहाबाद का इसी को जो मुग़ल बादशाह ने इलाहाबाद इसको गिफ्ट कर दिया था, ठीक। इसी ने जो बंगश पठान थे उन सबों से लड़ाई लड़ी। उन सबों से लड़ाई लड़ने के लिए इसने क्या किया कि मराठा और जाटों से सहायता मांगी। तो मराठों ने इसको सहायता दी थी और उस सहायता के बदले में इसको 25,000 रुपये डेली मराठों को देना पड़ता था और जाटों को 15,000 रुपया। तो उस 15,000 और 25,000 यानी लगभग 40,000 रुपये डेली इसका खर्चा था और इसी से उसने नवाब बंगशों को पराजित किया, ठीक। इसने पेशवा को 50 लाख के बदले में दिल्ली के राजनीति में इंटरफेयर करने के लिए 50 लाख के बदले में मदद का पेशकश किया था। पेशवा पहले माना, लेकिन फिर दिल्ली की राजनीति में पेशवा उलट गया, ठीक। हालांकि इसने अपने यहाँ जितनी भी नियुक्तियाँ की अपने शासनकाल में, इसने कोई हिंदू मुसलमान में बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं किया। इसके बाद जो अगला मुग़ल बादशाह बना शुजाउद्दौला का नाम हमारे इतिहास में कई बार आता है, बहुत प्रमुखता से आता है, क्योंकि ये शुजाउद्दौला ने कई सारी जगहों पर अपनी जो भूमिका थी वो दिखाई थी। इसका जो टाइम पीरियड था जब ये मरा 1754 में, 1754 टू 1775। तो जो शुजाउद्दौला था थोड़ा सा चालाक था, चालाकी की कोशिश करता था, मराठों से इसकी बनती नहीं थी। और इसने जब, हालांकि मुग़ल बादशाह का इसने सपोर्ट किया था, जब मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड को दिल्ली से भगा दिया गया था तो इसने शाह आलम सेकंड का सपोर्ट किया और लखनऊ में शाह आलम सेकंड का स्वागत भी किया। लेकिन मराठों से इसकी बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि मराठों ने बहुत चौथसर देशमुखी वसूला था इन सबों से, तो मराठों से बिल्कुल जलता था। तो जब 1761 में पानीपत के युद्ध में, यानी जब पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया तो इसने मराठों से जलन की वजह से मराठों का साथ न दे के अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो इसी वजह से मराठे पराजित हुए, क्योंकि मराठों का किसी भारतीय शक्ति ने मदद नहीं की। इवन अवध भी था, अवध भारतीय ही शक्ति था, लेकिन वो मराठों से इतना तंग आ चुका था कि इसने पानीपत के मैदान में भाग तो लिया, लेकिन किसी भारतीय शक्ति का सहयोग इसने नहीं किया, अफगानों का इसने सहयोग किया, ठीक। इसी ने मुग़ल बादशाह जो शाह आलम सेकंड था और बंगाल के नवाब जो थे मीर कासिम, उसके साथ मिलके 1764 में एक लड़ाई लड़ी थी, 1764 बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। तो इस बक्सर के युद्ध में यही था, शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड
और मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब। इन तीनों भारतीय शक्तियों ने मिलकर अंग्रेज़ों को हराने की कोशिश की, लेकिन तब तक अंग्रेज़ भारी पड़ चुके थे और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने इसको हरा दिया। और इसी लड़ाई के बाद 1765 में 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इसी इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो शुजाउद्दौला और अंग्रेज जो गवर्नर था क्लाइव से हुआ था। तो क्लाइव ने क्या किया कि शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा के जो ज़िले थे वो लेके नवाब को दे दिया, मुगल बादशाह को दे दिया था, यानी शाह आलम सेकंड को सौंप दिया। और इससे जो था इलाहाबाद की संधि से इलाहाबाद ले लिया गया था। यानी जो अवध में इलाहाबाद सफदर जंग के समय आया था वो शुजाउद्दौला ने किसको दे दिया, नवाब को दे दिया। ठीक, इसी शुजाउद्दौला से फिर बाद में बनारस की संधि होती है 1773 में, 1773 ट्रीटी ऑफ बनारस की संधि। तो बनारस की संधि जो होती वो शुजाउद्दौला और उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वॉरेन हेस्टिंग्स और शुजाउद्दौला से बनारस की संधि हुई। इस बनारस की संधि से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले जो थे वापस नवाब को दे दिया कंपनी ने 50 लाख रुपए के बदले में। यानी कंपनी को इसने 50 लाख रुपए दिए और इनको कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले दे दिए गए। अंग्रेज़ों ने नवाब की सहायता का वचन दिया कि उस समय रुहेलों से इनका झगड़ा चल रहा था, तो रुहेलों से मदद की। तो जब वचन दिया इसने सहायता का, अंग्रेज़ों ने वचन दिया, तो जब रुहेलखंड पर इसने आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों ने मीरपुर कटरा की लड़ाई में 1774 में मीरपुर कटरा का युद्ध हुआ था 1774, और उसमें रुहेलों को इसने हरा दिया था और रुहेलखंड को अवध में मिला लिया गया। हालांकि अंग्रेज़ों से इसने सहायता ली थी। बाद में जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के बाद अगला जो अवध का नवाब बना उसका नाम था आसफुद्दौला। यानी अगला नवाब कौन बना, आसफुद्दौला। ये जो आसफुद्दौला था इसका जो टाइम पीरियड था 1775 to 1797 तक था। इस आसफुद्दौला के समय एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि इस आसफुद्दौला ने क्या किया था कि जो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ इसने एक संधि की, फैजाबाद की संधि 1775 में 1775 ट्रीटी ऑफ फैजाबाद। तो इस फैजाबाद की संधि में इसने क्या किया कि जो बनारस का इलाका था, बनारस रियासत जो थी वो अंग्रेज़ों को दे दी गई और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसकी भी सहायता का वचन दिया। बनारस ले लिया अंग्रेज़ों ने और इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों की सुरक्षित रखने का वादा किया। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा था कि भाई आपकी जो बेगम है और जो महिला के हरम की महिलाएं हैं उनको बिल्कुल सुरक्षित रखा जाएगा, उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, कोई संपत्ति सुरक्षा की पूरी गारंटी अंग्रेज़ों ने ली। लेकिन जब नवाब ने अंग्रेज़ों को अपना बकाया पैसा नहीं दिया तो इसी वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने अफसर को आदेश दिया कि बेगमों को लूट लिया जाए। तो जो आसफुद्दौला की जो माँ थी बहू बेगम और इसकी जो दादी थी बुर्रा बेगम, तो बहू बेगम और बुर्रा बेगम इन लोग के पास खूब धन दौलत गहने थे और बाकी जो इसकी बीवी और जो थी पूरे हरम की महिलाएं उनके पास जो भारी भारी गहने थे और बक्सों में संदूक में बहुत सारा उन लोगों ने जो अपने जेवर वगैरह रखे तो वो सब उतरवा लिया। इवन इसकी जो माँ और दादी सबसे, बुर्रा बेगम और बहू बेगम सबसे उतरवा लिया गया था। तो वो जो बेगमों से वॉरेन हेस्टिंग्स से लूट करवाई, जो उनका गहना उतरवाया, उनसे मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार किया, इस बात की शिकायत लंदन तक हुई थी। और इसीलिए जब वॉरेन हेस्टिंग्स वापस लंदन पहुंचा, जब गवर्नर जनरल का पद का उसका टेन्योर खत्म हुआ, तो जब वॉरेन हेस्टिंग्स वापस लंदन पहुंचा तो लंदन में उस पर एडमंड बर्क ने महाभियोग भी चलाया था। तो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स जिस पर महाभियोग चला, इम्पीचमेंट वहाँ पर चलाया गया और उसको आरोपी माना गया। तो वो जो आरोप है उस पर महाभियोग लगा था वो इसी अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार करने का लगा था कि सुरक्षा की गारंटी लेने के बावजूद 1781 में बेगम को उसने लूट लिया था। इसी आसफुद्दौला ने क्या किया था कि 1784 में, क्योंकि ये लोग शिया थे और शिया लोग एक त्यौहार मनाते हैं मुहर्रम, तो मुहर्रम का त्यौहार मनाने के लिए अवध में इसने लखनऊ में इसने इमाम बाड़ा बनवाया था। तो जो लखनऊ का इमाम बाड़ा हम लोग देखते हैं, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, तो जो इमाम बाड़ा था वो आसफुद्दौला ने बनवाया था। और किस लिए बनवाया था? मुहर्रम मनाने के लिए, क्योंकि ये लोग बेसिकली क्या थे? शिया थे सारे अवध वाले।
और इसी ने क्या किया था कि जो अपनी राजधानी आपको बताया था कि सआदत खान ने राजधानी जो थी फैजाबाद बनाई थी, इसने अवध की जो राजधानी थी वो लखनऊ शिफ्ट कर दी। तो अवध की राजधानी लखनऊ किसने बनाया था? वो आसफुद्दौला ने शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो अवध को राजधानी बनाई, इसने भी बहुत संयत होकर सारा काम किया था। इसके बाद फिर इसके जो नवाब थे, उसके जो उत्तराधिकारी थे, नवाब वजीर अली बना। वजीर अली कुछ खास नहीं था। उसके बाद जो सआदत अली था, तो जो सआदत अली था 1798 से 1819 तक था, उसी सआदत अली ने 1801 में 1801 में अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर ली। वेलेस्ली जो उस समय गवर्नर जनरल था, उसने सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस किया, और उस सहायक संधि की वजह से अंग्रेज जो थे वो अब अवध में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार करते हैं, और एक तरीके से अवध पूरा, यानी अब तक जो दोहन कर रहे थे, अवध पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गया। अभी अंग्रेज़ों ने, क्योंकि सआदत जो अली था, सआदत अली खान, उसने बहुत कोई संघर्ष नहीं किया। उसने, अंग्रेज़ों ने समझौता भेजा, उसको सीधे से स्वीकार कर लिया। तो अंग्रेज़ों को अवध से कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। सहायक संधि स्वीकार कर लिया 1801 में अवध ने। इसके बाद एक दो और छोटे छोटे नवाब बने, गाजियुद्दीन हैदर बना। फिर जो अंतिम नवाब था, नवाब वाजिद अली शाह, यानी अवध के अंतिम नवाब कौन था? नवाब वाजिद अली। इसके बीच में एक दो और थे, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे। अब ये जो नवाब वाजिद अली शाह था, ये अवध का अंतिम नवाब था। इसका जो इंटरेस्ट था वो शासन प्रशासन की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। ये सांस्कृतिक गतिविधियों में ज़्यादा रुचि रखता था। इसका जो टाइम पीरियड था 1847 टू 1856, 1847 से 1856 तक था। अब ये जो वाजिद अली शाह था, इन्हीं की वाइफ थी बेगम हजरत महल। तो जो बेगम हजरत महल थी, इन्हीं की वाइफ थी। इन्हीं बेगम हजरत महल को कहा जाता था महकपरी। महकपरी इन्हीं का नाम था। और इन्हीं बेगम हजरत महल और वाजिद अली शाह के बेटे का नाम था बिरजेश कादिर। तो जो बिरजेश कादिर था वो इन्हीं का बेटा था, हालांकि छोटा था अभी, और नवाब अभी तक थे। और अंग्रेज़ों की सहायक संधि नवाब ने पहले ही स्वीकार कर ली थी। तो नवाब को लगता था कि हमारी गद्दी बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन अंग्रेज जो गवर्नर जनरल था डलहौजी आपको बताया था, बहुत साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, उसी ने पंजाब का विलय किया। वो अब इस नवाबों को ऐसे देखना नहीं चाहता था। वो अवध का विलय करना चाहता कि अवध का विलय हम किसी प्रकार से कर लें। लेकिन अवध विलय का इसको कोई कारण नहीं मिल रहा था गवर्नर जनरल को, क्योंकि अवध ने अंग्रेजों से जब 1801 में सहायक संधि स्वीकार की, उसके बाद अवध ने अंग्रेजों से कोई झगड़ा नहीं किया। जब सब पैसा देते रहे अंग्रेज को, कहा जाता है कि अंग्रेजों की धाय माँ थी अवध। जो अवध ने अंग्रेजों को पाला पोसा। अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा पैसा अवध से कमाया था, क्योंकि अवध ने बाद में टक्कर लेनी ही छोड़ दी। जितना वो पैसा कहते गए, अवध देता चला गया। खून पी गए अंग्रेज अवध का। तो अंग्रेजों को अवध विलय का कोई बहाना ही नहीं था, क्योंकि अवध ने अंग्रेजों से कोई संघर्ष किया ही नहीं। तो डलहौजी ने एक नीति बनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, व्यक्तिगत का सिद्धांत नीति जो थी। तो उसमें डलहौजी ने नियम बनाया था कि जिस राजा नवाब या नरेश का कोई बेटा नहीं होगा, कोई लीगल सक्सेसर नहीं होगा, तो उसके मरने के बाद अवध का विलय ब्रिटिश एम्पायर में कर लिया जाएगा। लेकिन नवाब के साथ वो शर्त भी पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि नवाब की वाइफ हजरत महल और इनका जो बेटा था बिरजेश कादिर, दोनों थे, और नवाब भी जिंदा था। और इतनी जल्दी नवाब के मरने का भी कोई आसार नहीं नजर आ रहा था। तो अवध के विलय का अंग्रेजों के पास कोई बहाना नहीं बचा था। तो फिर डलहौजी ने क्या किया कि डलहौजी चाहता था कि जल्द से जल्द इनका विलय हो जाए। तो डलहौजी ने एक अपने अफसर को, आउटरम को भेजा वहाँ पर कि अवध के शासन प्रशासन की जांच पड़ताल करके एक रिपोर्ट दी जाए, जिससे कि पता चले कि भाई अवध की क्या पोजीशन है, अवध को विलय किया जाए या नहीं किया जाए। तो उसी में उसने आउटरम को भेजा, और जेम्स आउटरम ने जाके वहाँ पर डलहौजी को रिपोर्ट दी कि भाई अवध का शासन प्रशासन बिल्कुल सड़ चुका है, और कोई बहाना इनके पास था नहीं। तो वही खराब प्रशासन या कुप्रशासन या बैड एडमिनिस्ट्रेशन का बहाना निकाला गया, और उसी कुप्रशासन के आधार पर जो आउटरम में 1854 में रिपोर्ट लगाई, और उसी आउटरम की रिपोर्ट को बेस बनाते हुए, यानी आउटरम जो अफसर था, आउटरम की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए डलहौजी ने 1856 में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में करने की घोषणा कर दी कि अवध का विलय ब्रिटिश एम्पायर में कर दिया जाएगा। यानी एक ज़बरदस्ती थी, अवध को मिलाने का कोई रीजन इनके पास नहीं था, केवल खराब प्रशासन का बहाना बना के आउटरम की रिपोर्ट को बेस बनाते हुए डलहौजी ने घोषणा कर दी। तो जब अवध का विलय हुआ, तो ये समझ लीजिए कि ब्रिटिश
जो गवर्नर जनरल थी उसकी आखिरी गलती साबित होती है, क्योंकि जो अवध का विलय हुआ था 1856 में, और इसके ठीक एक साल बाद यानी 1857 रिवोल्ट हो गया, क्रांति हो गई, 1857 की क्रांति हो गई। तो जो 1857 की क्रांति हम लोग देखते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसका बहुत सारे रीजन्स में एक बड़ा ये भी रीजन था कि अवध को इन्होंने ज़बरदस्ती मिला लिया था, जबकि अवध ने हमेशा से अंग्रेज़ों का साथ दिया। और बहाना क्या बनाया? कुप्रशासन, बैड एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि अवध का जो नवाब था, नवाब वाजिद अली शाह, वो था भी इसी लायक, क्योंकि इसका जो अपना इंटरेस्ट हुआ करता था वो केवल नाचने गाने में ये रुचि रखता था। ये कथक नृत्य शैली का बहुत अच्छा डांसर था, और यूपी में कहा जाता है कि जो यूपी का क्लासिकल डांस है, सांस्कृतिक नृत्य कथक को यूपी में पॉपुलर करने का श्रेय नवाब वाजिद अली शाह को जाता है। नवाब वाजिद अली शाह ने गायकी की एक नई शैली ईजाद की थी जिसको ठुमरी कहा जाता है। ठुमरी आज गायकी की शैली जो बहुत सारे गायक गाते हैं ठुमरी, तो जो ठुमरी गायकी की शैली है ये नवाब वाजिद अली शाह ने ईजाद की थी। अब नवाब कथक को ठुमरी में लगा रहता था, तो जब नवाब ही कथक ठुमरी में लगा रहेगा तो शासन प्रशासन बिल्कुल ख़राब हो चुका था, बिल्कुल सड़ चुका था। अवध में कोई एक दूसरे की सुनता ही नहीं था, अफसर कोई काम ही नहीं करते थे, तो प्रशासन खराब था, ये बिल्कुल सही बात थी। लेकिन अवध के नवाब का अपना रुतबा था, अपनी इज्जत थी, और अपनी भी इसकी कुछ आदतें थी, अपना भी कुछ टशन इसका हुआ करता था। इवन जिस दिन ब्रिटिश फौज ने अवध के महल पर हमला किया और अवध का विलय किया जा रहा था, उस समय शाम को यही 3:30-4 बजे का समय था। तो 3:30-4 बजे का जो तीसरा पहर का समय होता है, उस समय नवाब को ठुमरी गाने का उसका समय था। तो उस समय नवाब साहब अपने महल में बैठ के ठुमरी गा रहे थे। तो जब भगदड़ मची, लोग भागना शुरू किए, तो जब नवाब साहब ठुमरी गाते थे कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता था। भगदड़ मची, लोग भागना शुरू किए, सारे लोग भाग गए। जब नवाब ठुमरी गा के खाली हुआ तो केवल एक आदमी बचा हुआ था। वो बोला कि नवाब साहब भागिए, अंग्रेज आ रहे हैं, बोल के वो भी भाग लिया। अब नवाब अकेले बैठा, कोई बचा ही नहीं उसके पास। तो सोचा कि भाई सब लोग भाग रहे हैं तो हम भी भागें। अब जूता उतार के बैठा हुआ था, तो उसने आवाज़ लगाई अपने कारिंदे को कि भाई कोई जूता पहना तो हम चले यहाँ से। अब पता चला कि जिसको उसने आवाज़ लगाई, जिसकी ड्यूटी थी नवाब को जूता पहनाने की, वो पहले ही भाग गया। अब जिसको जूता पहनाने की ड्यूटी थी वो भाग गया। अब किसी ने उस बेचारे नवाब को जूता ही नहीं पहनाया। अब सोचिए, उसको नवाब को जूता किसी ने नहीं पहनाया, नवाब उछल ही नहीं पाए। सामने टेबल पर गुलाब का फूल रखा हुआ था। नवाब को आदत थी कि बिना गुलाब का फूल लिए हुए एक कदम नहीं चलते थे। तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि यार कोई गुलाब का फूल तो दे दो ताकि हम अपना चले यहाँ से। तो जिसको फूल देने की ड्यूटी दी गई थी वो भी भाग चुका था पहले ही। अब उस बेचारे नवाब को न किसी ने जूता पहनाया, न किसी ने फूल दिया। नवाब भाग ही नहीं पाए, नवाब चुपचाप बैठे रहे। उस पर भी नवाब को कोई टेंशन नहीं थी, कोई फिक्र नहीं था। वो उस समय ठुमरी में लगा हुआ था कि इस मौके के लिए कौन सी ठुमरी हम गा सकते हैं। वो नई ठुमरी ईजाद करने में लगा हुआ था। जब अवध के महल पर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ, ब्रिटिश अफसर नवाब तक पहुंचते हैं और नवाब को पूरा फरमान पढ़ के सुनाया गया कि आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है और इन आरोपों के कारण आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार करके बंगाल में आपको कलकत्ते में नज़रबंद किया जाएगा। तो जब अंग्रेज अफसरों ने पूरा फरमान पढ़ के सुना दिया, तब नवाब ने वो सर उठाया और नवाब साहब बोले कि भाई हो गया, तुम लोग का जितना बोलना था बोल लिए। बोले हाँ बोल लिए। तो नवाब ने कहा कि भाई हम तुम्हारा फरमान सुनने के लिए नहीं बैठे थे। बोले काहे बैठे थे? बोले अभी तक हमें किसी ने जूता नहीं पहनाया। जूता पहनाए थे तुम कभी क्या चल रहे थे? तो अंग्रेजों ने कहा किसी ने जूता नहीं पहनाया तो अब तक आप चले नहीं? बोले बिल्कुल नहीं, जब तक जूता कोई पहनाए नहीं हम चलेंगे नहीं यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। हम फरमान सुनने के लिए थोड़े बैठे। तो पता चला उन अंग्रेजों ने नवाब साहब को जूता पहनवाया। नवाब साहब जूता पहनते हैं। फिर बोले चलिए महाराज। बोले नहीं, अभी एक आइटम और रह गया। उनका गुलाब का फूल था। फिर उनको एक आदमी ने उनका फूल पकड़ा। अब सोचिए, नवाबी जा रही है, देश तबाह हो रहा है। उस नाजुक मौके के लिए नवाब वाजिद अली शाह ने एक बहुत ही क्लासिकल ठुमरी ईजाद की। उस समय सोच रहे थे कि इस मौके पर कौन सी ठुमरी हो सकती है, तो एक बड़ी क्लासिकल ठुमरी उन्होंने ईजाद की, बाबुल मेरा नैहर छूटो जाए। तो ये जो बाबुल मेरा नैहर छूटो जाए, ये बड़ी क्लासिकल ठुमरी आज भी बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर गाते हैं कि जैसे विदाई समय नहीं औरतें रोती है कि हमारा मायका है, नैहर है, निकाल के ससुराल भेजा जा रहा है। तो अवध उनका मायका था और कलकत्ता उनका ससुराल, जेल। तो उस समय बाबुल मेरा नैहर छूटो जाए जैसे ठुमरी ईजाद की। ये बड़ा सवाल बनता है कि ये बाबुल मेरा नैहर छूटो जाए, ये ठुमरी ये किसने ईजाद की थी? ये नवाब वाजिद अली शाह ने ईजाद की थी, जब उनको अवध के महल से अरेस्ट करके कलकत्ते के लिए भेजा जा रहा था। अब इस आला दर्जे के नवाब थे कि नवाबी जा रही है, देश तबाह हो रहा है, राज्य अंग्रेज हड़प चुके हैं, लेकिन जो नवाब था, नवाब के दिमाग में अभी भी ठुमरी ही गूंज रही थी। तो जब ऐसे ऐसे काबिल नवाब होंगे तो फिर तो देश गुलाम ही होगा। और इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया, ऐसे ही नवाबों का फ़ायदा। और धीरे धीरे करके भारत पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण बढ़ता गया। आपको जैसा कि बताया था कि
मुगलों के बाद जो छोटी छोटी शक्तियाँ हुई, जिसमें मराठे, पंजाब, मैसूर, अवध, इन सब पर अलग अलग वीडियो में आपको बताया कैसे अंग्रेजों ने हराया। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए, 4 मैसूर युद्ध हुए, 2 पंजाब युद्ध हुए और अवध को तो ऐसे ही फ्री में ले लिया इन सबों ने। अब बचा बंगाल। तो बंगाल को कैसे अंग्रेजों ने कब्जे में लिया और फिर भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की, इस पर हम लोग अगले वीडियो में बातचीत करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।